सुपर कॉप ऑन माई शो। सुपर कॉप का नाम है शिव साहे। मेरे गेट के ऊपर गोली चली। मैंने कहा कि अब क्या मुसीबत है, तो ऑब्वियसली सोचा कि अभी फायरिंग मेरे गेट के ऊपर। पहले तो मुझे लगा फायर हो गया किसी से, मतलब गोली दब गई वटेवर। फिर मेरा ड्राइवर था, वो तो खड़ा हुआ था गाड़ी के पास निकलने के लिए। उसने मुझे कहा कि सर राजू और शौकत को गोली मार दी। तब मुझे समझ में आ गया। तो मैंने लड़कों से कहा, मैंने कहा ये विदाई हमला है, सबसे पहले काम करो। माहौल बहुत ही बिगड़ा हुआ था। बिल्कुल। स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद रहते थे, ऑफिसेज बंद हो गए थे, बिजनेसेस जो हैं वो बिल्कुल ठप हो गए थे। टूरिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो कोई भी कश्मीरी जो है वो ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास कुछ ना कुछ टैलेंट ना हो। वेस्टर्न पावर्स ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को चलाए, मगर कश्मीरी यूथ का मैं ये बोलूँगा कि वो काफ़ी पहले से अवेयर होने लगे। सर आई एम नॉट वन ऑफ देम। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये बच्चा जो है वो इतने बड़े ग्रुप में इसकी हिम्मत है कि खड़े होकर ये कह रहा है कि मैं इनमें से नहीं। कहता कि पाकिस्तान आज तक नहीं मानता और ना माने उस डिबेट में आपको हम छोड़ना चाहते। तो ये एक बात बड़ी क्लियर हो गई। 370 आर्टिकल जो प्रोविजंस अर्लियर थे वो तो वैसे भी धीरे धीरे खत्म हो चुके। अच्छा मतलब वो नाम को ही था। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया था और वहाँ पे भी वो लोग जानते थे इस बात। हम बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कि इम्पैक्ट क्या हुआ है वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में और लाइफ कैसे चेंज हुई है। बट आपके बताने के बाद ऐसा लग रहा है कि चेंज स्टेट ऑल टुगेदर। आपकी जर्नी एक शब्द में। इंटरेस्टिंग। ओके। आपकी लाइफ का सबसे टेरिफाइंग मोमेंट। आपको एक अनसंग हीरो कहा जाता है 26/11 के लिए। कम्युनिकेशंस इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, उसके बीच में हमने अपने सिम कार्ड्स में, तो जैसे ही वहाँ पे एक्शन शुरू किया वो सिम कार्ड्स हमें पता थे नंबर्स में हैं, क्या है। अब ये कि ग्रांट करना तो आपको पता ही है कि इट्स नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है सर, आप जैसे ऑफिसर्स हैं जो वहाँ बैठे हैं, लगे रहते हैं हमेशा हमारी सिक्योरिटी के लिए। वेलकम टू विजडम विस्पर्स विद अभिषेक मित्तल। आज मैं एक्साइटेड हूँ। मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ कि होस्ट करना एक सुपर कॉप को ऑन माई शो। सुपर कॉप का नाम है शिव साहे एंड वो अभी रिसेंटली 2023 में रिटायर्ड हुए हैं एंड वो एक डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर है। उन्होंने लास्ट जो वो सर्व कर रहे थे वो एडिशनल सेक्रेटरी इंटरनल अफेयर्स डिवीजन में अंडर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर थे। आई थिंक उन्होंने बहुत बड़ा समय अपना वहीं बिताया है 2016 से 2023 के बीच में। सो लेट्स वेलकम शिव साहे सर टू द शो। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। पहले तो मैं थोड़ा सा घबराया हुआ क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर के साथ बैठा हूँ तो कुछ हो सकता है काफ़ी इंटेंस बातें भी हों, कुछ आपसे इतनी अच्छी स्टोरी सुनने को मिलेंगी जो आपने अपनी लाइफ में जी होंगी। मैं कहूँगा जी होंगी, राइट, क्योंकि वो स्टोरीज हमारे लिए हैं बट आपने तो जी हैं उनको। सर शुरुआत करते हैं कि आपने अपना मैक्सिमम टाइम जो है जम्मू एंड कश्मीर में बिताया है, तो जो वहाँ का यूथ है जिसको हम अभी तक सुनते आ रहे थे कि वो काफ़ी डिस्टर्ब रहता है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, तो ऐसा क्या डिफरेंट हो रहा है वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में कि उस यूथ को आज अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं? यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा जो है वो शांति से ही आएंगी। तो 90s में जब शुरुआत में हम लोग वहाँ गए थे, बल्कि लेट 80s में जब ये पूरा वहाँ की इंसर्जेंसी शुरू हुई थी, तो उस वक़्त माहौल बहुत ही बिगड़ा हुआ था। बिल्कुल। तो स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद रहते थे, ऑफिसेज बंद हो गए थे, बिजनेसेस जो हैं वो बिल्कुल ठप हो गए थे, टूरिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो अब जब इस तरह का माहौल होगा तो जाहिर सी बात है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं आएंगी। हाँ जी। तो जैसे जैसे वहाँ पे शांति आने लगी तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बनी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी खुले और नई यूनिवर्सिटीज़ भी बनी। तो उसके साथ स्टूडेंट्स को एक एजुकेशन भी मिला और न सिर्फ जम्मू कश्मीर में मगर बाहर जाके भी उनको काम करने का मौका मिला। तो हम देखते हैं कि कश्मीर के बहुत सारे लोग जो हैं जो बाहर गए, चाहे वो हिंदुस्तान के अलग हिस्सों में गए या विदेश गए, वहाँ पे उन्होंने अच्छा किया है। क्योंकि कश्मीर के बारे में मतलब हमको एक चीज़ हमेशा जाननी है कि वो एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। बिल्कुल। वो मतलब बुद्धिज़्म से लेके हिंदुज़म से लेके अब आज मुसलमान हैं मेजॉरिटी कश्मीर में और कुछ हिस्सा जम्मू में भी। तो वो एक सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ होती है। जैसे वहाँ की औरतें हैं, मतलब ये लेटेस्ट फेज़ में ज़रूर है कि बुरखा उरखा पहना दिया जाता है, मतलब पहनती है, मगर घरों के अंदर औरतें जो हैं वो काफ़ी एम्पावर्ड होती हैं और वहाँ पे एजुकेशन के ऊपर एम्फेसिस काफ़ी रहता है। एजुकेशन हो या मतलब क्राफ्ट्समैनशिप हो, मगर आपको कोई भी कश्मीरी जो है वो ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास कुछ ना कुछ टैलेंट ना हो।
या उसको कोई एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं हो, और इस वजह से वो मतलब चीज़ें बहुत जल्दी सीखते हैं और उनको सीखने का शौक़ भी है। तो जब उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे आज आप देखेंगे, तो वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। सो जो एज अ लेमैन मुझे नहीं पता कि आर्टिकल 370 से हटाने से पहले और आर्टिकल 370 हटाने के बाद क्या चेंज आया है, बट आपने तो वो टाइम में पूरा का पूरा गाइड किया है जहां आर्टिकल 370 हटा था, तो आपने क्या चेंज डिफरेंस देखा जो हमारे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानने के लिए कि अच्छा ये सही में हुआ है? देखिए, आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लाया गया, वो इसकी एक हिस्टोरिकल वजह है जो 1947 में हमारे पार्टीशन के टाइम पे वहाँ पे उस समय की जो हालात थे। अब ये कि इंडिया का पार्टीशन हुआ था और उसमें बहुत सारे स्टेट्स थे जो अनडिसाइडेड थे किस तरफ जाना है। उसमें जूनागढ़ था, हैदराबाद था, ये अपना ट्रावनकोर था और जम्मू कश्मीर भी था। अब ट्रावनकोर है, हैदराबाद है, इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जूनागढ़ के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो बीच में थे, मगर जम्मू कश्मीर के पास ऑप्शन था। तो महाराजा ने बहुत वक्त लगाया था फैसला करने में, और पाकिस्तान ने उस वक्त कोशिश की कबालियों को भेज के कि उसको कब्ज़ा करें, और उसमें फिर उन हालात में हम लोगों ने मतलब महाराजा ने हमसे मदद मांगी और हम लोगों ने जाके वहाँ पे अपने फोर्सेस भेजे और उस स्टेट का मेजॉरिटी हिस्सा हमने ऑक्यूपाई कर लिया। अब एक चीज़ हम लोगों को जाननी है कि जो हिंदुस्तान आज हम देख रहे हैं वो हिंदुस्तान उस वक्त नहीं था। हम एक कॉलोनियल पावर से निकले हुए थे, गुलामी से निकले हुए थे। हमारी इकॉनमी बहुत बुरी हालत में थी। मेरे ख्याल से 95% रूरल पॉपुलेशन थी, और जो ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन हुआ था हमारे एग्रीकल्चर का, वो बहुत ही गरीब लोग थे। तो उस सिचुएशन में और फिर क्या हुआ था कि पाकिस्तान का क्रिएशन जो है वो वेस्टर्न पावर्स ने करवाया था। बिल्कुल, वो तो सबको पता है। अंग्रेज़ ने और अमेरिका का भी इंटरेस्ट, जाते जाते भी डिवाइड कर ही गए थे। हाँ, तो उनको आप देखिए कि मुस्लिम लीग का कोई भी आदमी कभी अरेस्ट नहीं हुआ, कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। तो वो बेसिकली उनको वो पाकिस्तान मतलब अंग्रेज़ बना के दे गए। मगर इंडियन ने क्योंकि इंडिपेंडेंस ली थी और वो भी उनके खिलाफ, तो उनकी वो हमेशा पाकिस्तान को फेवर करते थे। उसकी एक वजह और भी है। तो वो हालात थे हमारे। तो उस वक़्त कश्मीर के ऊपर दबाव हम पे बहुत था, और वेस्टर्न पावर्स ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को चला जाए। तो हम लोगों को उस ज़माने में एक मतलब डिप्लोमेटिकली और वो एक कोई मतलब जिसे हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्नास्टिक्स करके एक अरेंजमेंट करना था कि हम मतलब वर्ल्ड कम्युनिटी का प्रेशर भी मतलब रिलीज़ हो सके और रिलीज़ हो जाए और हम मतलब कश्मीर भी हमारे साथ रहे। तो उसमें ये प्रोविजंस किए गए थे। अब वो सिचुएशन बदल गई, बिल्कुल, अब बहुत कुछ बदल गया है। तो इसका 370 की अब यूटिलिटी रही नहीं, और इसलिए वो हटा दिया गया। अब उसमें फ़र्क क्या था कि 370 एक इमोशनल और एक इंटेलेक्चुअल ऐसी कड़ी थी या जो वहाँ पे जो उनको हमेशा एक अलहदगी जो है एक सेपरेटिस्ट फीलिंग आती थी कि हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर अभी डिसाइडेड नहीं है और हमारे सामने ऑप्शन है इंडिया पाकिस्तान, और मगर वहाँ पे इंडिपेंडेंस मूवमेंट ज़्यादा स्ट्रांग थी। उसका भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि क्यों थी वहाँ पे। तो इसलिए ये एक सिचुएशन बनी जिसको मतलब वो फीलिंग जो है 370 से ख़त्म हुई। अच्छा, मगर कश्मीरी यूथ का मैं ये बोलूँगा कि वो काफ़ी पहले से अवेयर होने लगे थे, क्योंकि जो भी जनरेशन रही होगी 47 में और उसके बाद आई, तो उनकी फीलिंग्स जो थी वो अब नए जनरेशन 3rd 4th जनरेशन कैरी नहीं करती है, क्योंकि वो इन हालात में ही रहे। और मुझे याद है कि मैं जब IG कश्मीर था तो एक दफ़ा एक कश्मीरी बिजनेसमैन मेरे पास आया और उसने कहा कि सर जब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स बोलते हैं तो हमको सैयद अली शाह गिलानी जो सबसे प्रोमिनेंट सेपरेटिस्ट लीडर थे उनके और मीरवाइज़ उमर फ़ारूक के, या हमको नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हैं उनके, या PDP के लीडर्स के हैं उनके, बात में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि साहब हम लोग जानते हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ रहना है, तो हम किस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें। तो मतलब
उससे मुझे इंडिकेशन मिला, और ये बड़ी पुरानी बात है, मतलब पुरानी इन द सेंस कि 14-15 साल पुरानी। तो उससे हमको ये अंदाज़ा लगा कि ये लोग एक फ्यूचर इंडिया में ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि अगर आपको इतना ही इंटरेस्ट है तो किसी नेशनलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। तो फिर मतलब उसके बाद हमने कुछ लड़कों को इनकरेज किया था, हमने कहा कि आप क्यों नहीं एक वेबसाइट बनाते हैं और उसमें आप कॉन्फ्लिक्ट न्यूट्रल चीज़ें डालिए, फोटोग्राफी डालिए, फैशन डालिए, लोकल क्राफ्ट्स डालिए, मतलब वो इंटरेस्ट की चीज़ें डालिए। कश्मीर में जैसे वहाँ के बच्चों को मॉडलिंग का बड़ा शौक है, खूबसूरत लोग हैं बिल्कुल, और उनको लगता भी है कि हम खूबसूरत हैं। तो वो कोशिश करते हैं, आप देखिएगा कि बहुत सारे टीवी स्टार्स में रोल्स में अब कश्मीरी आने लगे हैं, मॉडलिंग भी करने लगे हैं। तो वो वहाँ पे वो एक उनका एक इंटरेस्ट था, तो उनका इस पर करिए। मुझे याद है कि उस वक्त बातों बातों में वो एक बच्चे ने हमसे कहा भी कि सर वी आर नॉट लाइक देम। तो मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय लाइक देम? कहते सर ये जो पंगा डालते हैं ना सर, हम उनमें से नहीं हैं। तो फिर मुझे एक अंदाज़ा लगा कि एक स्टूडेंट्स हैं जो एस्पायरिंग हैं, बिल्कुल, जो इस पंगे में नहीं डालना चाहते। तो ये चीज़ें हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस थी। अब जैसे हम मुझे याद है 2010 के एजुटेशन के बाद हमने मतलब ऑब्वियसली हर एजुटेशन के पीछे तो मतलब करने वाले तो यूथ ही होते हैं, पीछे तो खैर करवाने वाले और लोग होते हैं, करता तो यूथ ही है। तो हमने फिर शुरुआत करी कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट से हम एक यूथ के साथ इंटरेक्शन शुरू करें। ओके। तो मैं ओल्ड टाउन बारामूला में चला गया और वहाँ पे हमने वो कहलवाया कि जितने ये लोग जो स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, क्योंकि एफआईआर में नाम वाम तो होते ही हैं और पता होता हम लोगों को, तो हमने कहा कि उनको ज़रा बुलाइए। तो मुझे अभी भी याद है कि मेरा डीआईजी जो है उसको मतलब मेरी शक्ल देख के ऐसा लग रहा था कि मेरा दिमाग कुछ फिर गया। मैंने कहा आप चलिए कोई बात नहीं, आप बात करिए, बात करेंगे। हम गए वहाँ पे तो करीब 250-300 लड़के जो हैं वो ग्राउंड में बैठे हुए थे। सर अपने आप आ गए वो? हाँ, मैंने बुलाया, आ गए। तो हमने उनसे बातचीत शुरू करी। हमने कहा भाई आपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? तो फिर एक वो यूजुअल सवाल था कि सब हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये नहीं वो नहीं। तो हमने कहा कि ये सब करने से क्या वो हल होगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमको अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मैंने कहा कि आप ये रास्ता तो पहले छोड़िए ना, क्योंकि आप जितना भी सिचुएशन को ख़राब करेंगे उतनी अपॉर्चुनिटी कम होगी। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि आप मौका दें, सिचुएशन को इम्प्रूव करिए, फिर देखिए क्या अपॉर्चुनिटी आती है। तो फिर वही सवाल आ गया कि साहब हमारे खिलाफ एफआईआर लगी, ये लगी। मैंने कहा चलो एफआईआर हम लोग देखते हैं, अगर आपका कॉन्टैक्ट अच्छा रहा तो हम मदद करने की कोशिश करेंगे। तो उससे थोड़ा सा इफेक्ट हुआ। मगर उसमें एक बात जो थी, जो मैंने एक लड़के की देखी, वो उठा वहाँ से और वो साइड में आया और उसने हमसे कहा कि मैं इनमें से नहीं हूँ। अच्छा। What he said in English, he said, sir, I am not one of them. ओके। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये बच्चा जो है वो इतने बड़े ग्रुप में, ये उसकी हिम्मत है कि खड़े होकर ये कह रहा है कि मैं इनमें से नहीं हूँ। कहता कि उसने कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन कोर्स करना था। अच्छा। कहता बारामूला कॉलेज में वो कोर्स नहीं है, आप हमारी मदद कर सकते हैं कहीं पर एडमिशन लेने में। तो मैंने कहा कि मैं करूँगा कोशिश। फिर हमने पता कराया, तो उसको इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे करना है, आप करना चाहते हैं तो करें। फिर उसके बाद क्या हुआ आई डोंट रिकॉल, बट हमने फिर वो एफर्ट किया था। तो बेसिकली ये मेंटालिटी, ये फीलिंग ऑलरेडी आ गई थी। ओके। ये डेवलप हो रही थी। अब ये कि जब इंडिया ने अपना इंटेंशन क्लियर किया कि पॉलिटिकली हमने इस इशू को अपनी तरफ से सॉल्व कर दिया, पाकिस्तान आज तक नहीं मानता है। हाँ, तो और ना माने, मगर उसके लिए हम मतलब उस डिबेट में आपको हम छोड़ना चाहते हैं। तो ये एक बात बड़ी क्लियर हो गई। तो इससे ये हो गया कि वहाँ का यूथ जो है उसको समझ में आ गया कि भाई फ्यूचर हमारा जो है अब यही है। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, उसके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर वो अपॉर्चुनिटी स्टेट के अंदर भी देखेगा, कंट्री के अदर पार्ट्स में भी देखेगा और देखता भी है। आप अगर देखेंगे तो कितने कश्मीरी स्टूडेंट्स बाकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ रहे हैं, आप फिगर करिए तो आपको देखिए अंदाज़ा लगेगा बहुत सारे। सर इवन आई एम जम्मू खुल गया अब तो। हाँ, जम्मू खुल गया, और बल्कि वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस वगैरह जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सर। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल्स वहाँ पे कश्मीर में नहीं हैं, मगर ये कि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ही काबिल लोग हैं। तो जब ये 370 आर्टिकल हटाया गया था तो एक टाइम पीरियड तो आप लोगों को भी मिला होगा कि ये टाइम पीरियड है, उसमें हमें यहाँ पे शांति भी मेंटेन करनी है और हमको ये आर्टिकल भी हटाना है ताकि कोई एक्टिविटी ना हो वहाँ पे, अननेसेसरी कोई एक्टिविटी ना हो। तो जो वो टाइम पीरियड था 2-3 महीने जो भी था, उसमें आपका क्या रोल था वहाँ पे? और वो
मतलब वो स्मूथ चला गया था, वहाँ पे कुछ एक्टिविटी नहीं हुई थी, या था यूथ का, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने तो नेचुरली नुआंस क्रिएट किया था, मगर अदरवाइज तो जो लोकल लोग हैं वो 2-3 महीने उनके लिए बहुत अच्छे थे या नहीं? देखिए, जब आर्टिकल 370 को हटाने की बात हुई थी, ऑब्वियसली उसकी प्रिपरेशन तो होती है। हाँ जी। अब क्या हुई थी वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मगर ये कि इतने सिक्योरिटी इंतजाम कर दिए गए थे, अरेंजमेंट्स किए गए थे कि मतलब वहाँ पे ट्रबल होने की गुंजाइश कम थी। बट मुझे लगता है कि एक एक्सेप्टेंस भी थी। अच्छा, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा था कि पहले से ही ये फीलिंग आने लगी थी, तो जब वो हटा भी तो वहाँ पे कोई इतना वो कोई फीलिंग नहीं आई। वो खुशी भी हुई होगी कि अच्छा हाँ, अब हमको वो पार्ट मान रहे हैं अपना। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर ये कि एक एक्सेप्टेंस तो आएगी। इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सर आर्टिकल 370 तो हम सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, और वो एक हमारे लिए भी हिस्टोरिकल मूवमेंट था। अब नेक्स्ट जनरेशन उसकी बातें करेंगी कि अच्छा पहले ऐसा होता था, और अब देखो अब बहुत नॉर्मल लाइफ है वहाँ पे। 370 आर्टिकल जो उसके प्रोविजंस अर्लियर थे वो तो वैसे भी धीरे धीरे खत्म हो चुके थे। अच्छा मतलब वो नाम को ही था। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया था, और वहाँ पे भी वो लोग जानते थे इस बात को। हाँ हाँ। अब ये कि कोई भी आदमी जो है हमेशा मुसीबत में नहीं रहना चाहता है। कोई भी नहीं सर, वो तो हर किसी को ग्रोथ चाहिए ना। जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बोला कि डेवलपमेंट तो अमन और शांति से ही होएगी, वो उनको भी पता है। जैसे ही वहाँ पे पीस एस्टेब्लिश हुई, दे आर एबल टू ग्रो। आज वो अच्छे कॉलेजेस में हैं, अच्छे आपने कहा कि अच्छी अच्छी जॉब्स में कर रहे हैं, इंडिया से बाहर भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इतनी अमन शांति हम वहाँ पे बना पाए। बिल्कुल सर, आपने कुछ तो आपने दिए कि आपने यूथ के साथ वहाँ पे कैसे इंगेज किया। जैसे आपने बताया कि आपने वो 250 जो स्टोन पेल्टर्स थे वहाँ पे, वो आपने उनको बुलाया, उनको आपने मोटिवेट किया, कुछ तो आपने किया। बट उसके अलावा भी आपके टाइम में आपने ऐसे क्या इंगेजमेंट प्रोग्राम्स करे थे जिससे कि यूथ को लगे कि हाँ उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं? हमारा यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम जो है वो ज़्यादातर 2010 के एजुटेशन के बाद मतलब हम लोगों ने एक बड़ा कंसर्टेड एफर्ट किया था। तो उस समय वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो बड़े अच्छे मतलब बड़े प्रोफेशनल लोग थे। आई थिंक शायद मर्सी कोर नाम था उसका। ओके। तो उसमें कुछ कश्मीरी लड़के काम करते थे जो बड़े बहुत ही टैलेंटेड लोग थे। तो इस जो बारामूला का जो इंटरेक्शन था उससे हमको जो आइडिया आया कि भाई अगर ऐसे लोग हैं एस्पिरेशनल हैं तो इनको इसमें से कैसे निकाला जाए। तो हमारा पहला स्टेप था कि हमने यूथ कॉन्फ्रेंसेस शुरू किए। तो हर सब डिवीज़न लेवल पे हम लोगों ने जो स्टोन पेल्टर्स थे उनको बुलाया, और जो यूथ स्टोन पेल्टर्स नहीं थे उनको भी बुलाया, और जो स्टोन पेल्टर्स के पेरेंट्स थे उनको बुलाया। ओके। और हमने जब अक्रॉस द वैली हर सब डिवीज़न में ये कॉन्फ्रेंसेस की, और हमारा एक ही क्वेश्चन था उसमें, जो कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट था कि एक अच्छा सिटीज़न कैसा होना चाहिए। तो आप यकीन माने कि मेरे ख्याल से सब जगह उनको 10 पॉइंट्स देने थे, तो 9 कॉमन थे, और वो 9 कॉमन वो पॉइंट्स थे जो उन्हें खुद करने थे। तो हमारे ऑफिसर्स उनसे ये पूछते थे कि आपने ये जो लिस्ट बना के दी है वो 9 सवाल तो ऐसे हैं कि जो आपको खुद करने हैं, जैसे किसका इंतजार कर रहे हो, तो आप इसको करिए। तो साथ में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक रिक्रूटमेंट ड्राइव की, जो हम लोग के यहाँ पे कहा जाता था कि डीजी रिक्रूटमेंट है, ऑन स्पॉट रिक्रूटमेंट होता था। तो हम जो हमारे ट्रबलसम एरियाज थे वहाँ जाके और हम ऐलान करके एक मेला लगता था और हम लोगों को रिक्रूट करते थे। उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। ओके। क्योंकि वो पुलिस में भर्ती हुए, अब ऐसे एरिया से भर्ती हुए जो ज़्यादा ट्रबलसम थे, तो अब वो सोसाइटी का एक मतलब एक इंटरेस्ट बन गया डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में कन्फ्रंटेशन तो पुलिस से ही होनी है। अब वो खुद उसका ही पार्ट है, तो खुद ही उसके पार्ट हो गए, तो एक उसका बड़ा सैल्यूटरी इफेक्ट हुआ। तो इसके साथ हम लोगों ने क्या किया था कि हमने जिम्स खोल दिए। एनर्जी कहीं तो लगाओगे। तो जिम्स खोलने का ये रहा कि वो बच्चे आते थे, और हमारे पुलिस के बच्चे भी, जो है वो तो होता है, हाँ हाँ तो वो भी जाता था।
तो उनको ये लगने लगा कि साहब ये भी तो इंसानी है ना हमारे जैसे। तो एक वो मतलब जो एक डिस्टेंस था बिटवीन द पब्लिक और पुलिस वो बहुत कम होने लगा। और उसके साथ साथ हमने फिर एक काम किया था कि हमने यूथ क्लब्स खोले। और यूथ क्लब कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, पुलिस डिपार्टमेंट के इनके पास इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा पैसा तो होता नहीं है, मगर समझ लीजिए कि एक दुकान में हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त कर दिया। उस वक्त पावर शॉर्टेज, आज भी पावर शॉर्टेजेस कश्मीर में बहुत होते हैं। तो एक बड़ी मतलब अच्छी सी ब्राइट सी जगह है, उसमें हमने एक कंप्यूटर दे दिया, एक इंटरनेट कनेक्शन दे दिया, न्यूज़पेपर्स मंगा दिए, मैगजीन्स मंगा दिए। तो वहाँ बच्चे आके बैठते थे, वो डिस्कशन करते थे। और मैंने ये देखा हमेशा कि आप जब उनको इन डिस्कशंस में इंगेज करें तो आपको हमेशा वो एक पॉजिटिव मतलब बातचीत करेंगे। ये नहीं कि वो आज़ादी की बातें करें या जुल्म की बातें करें जो लोग एक्सपेक्ट करते थे। वो जो भी बच्चा आता था वो हमेशा फ्यूचर की बात करता था, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता था। और उसके थ्रू उनको मतलब अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगी। क्योंकि मतलब पुलिस में चाहो वो IPS ऑफिसर्स थे या DYSP जो जिनके काडर के थे, दे आर वेरी ब्राइट लॉट। बहुत मतलब वहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर भी भर्ती होता है वो काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा आदमी होता है। तो वो लोग उनसे डिस्कशन करते थे। अब ऑफिसर्स के बच्चे खुद जो हैं वो कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं, तो एक एज अ पेरेंट आपके बच्चे जब बड़े हो रहे हैं आपको भी पता होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे अवेलेबल हैं, क्या है, यूथ क्या ढूंढ रहा है, तो उसको बच्चों को गाइड करते थे। तो वो भी बहुत अच्छा हमारा इम्पैक्ट हुआ, उससे लोगों को बेनिफिट बहुत मिला। तो मतलब वो हमारे इंटरेक्शंस यूथ के थे और वो मतलब एक कॉन्स्टेंटली हमारा उनके साथ इंगेजमेंट रहता था। साथ में जो हम लोगों ने एक बड़ी चीज़ की थी वो ये था कि हमने अपने जो प्रेजेंटेबल ऑफिसर्स थे, जो अच्छा बोलते थे, उनकी पर्सनैलिटीज़ अच्छी थी, तो उनको हमने कॉलेजेस में भेजना शुरू किया। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो वो क्या कहते हैं, वो कॉलेजेस में जाके वो उनने बच्चों से इंगेज किया। एंड मुझे याद है आज मिस्टर शफ़ी पंडित हुआ करते थे चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन के, अभी हाल में बेचारे गुजर गए। तो उनने मुझको बताया था एक दिन, कहता कि मतलब आप लोगों के एफर्ट के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन में सब्सक्रिप्शन जो है, मतलब कैंडिडेट्स जो हैं वो मतलब दुगने से भी बढ़ गए इन जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि उनको ये लगा कि सब ये मतलब ये अपॉर्चुनिटी है। तो उनको जब दिखा कि हमारे में से कोई अफसर बन सकता है, वो करता है, तो एक वो मतलब फीलिंग आ जाती है। वो जो एक एंटी गवर्नमेंट एंटी एस्टेब्लिशमेंट फीलिंग है वो ख़त्म होने लगी, तो वो आने लगे। प्राइड आ जाता है ना सर। हाँ, तो उसके साथ साथ ये हुआ कि सब गवर्नमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट भी बढ़ गया। तो वो जो उन्होंने मतलब अप्लाई किया उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बनी, लोग क्वालिफाई भी किए। और इसी कड़ी में क्या हुआ था कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम चलाया था। उस वक्त के प्रोफेसर थे डॉक्टर रियाज पंजाबी, और वो था सिर्फ क्लासेस फॉर पीपल एस्पायरिंग टू गेट इनटू IAS एंड IPS। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो मैं वहाँ पे गया। तो मैं जब बैठा वहाँ पे तो स्टूडेंट्स जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, उनने शुरू कर दी मेरी खिंचाई। उनने कहा आप लोग ये करते हैं, हमारे साथ ये होता है, वो CRP वाले ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैं करीब 45 मिनट ये बात सुनता रहा। जब मैं सब कुछ मैंने सुन लिया तो मैंने कहा कि एक चीज़ मुझे बताइए कि ये लोग यहाँ पे आए क्यों। मैंने कहा पहले तो हम थे और आप थे, ये बाहर की फोर्सेस तो थी नहीं। तो मैंने कहा कभी आपने ये सोचा कि ये क्यों आए। तो उससे वो खामोश हो गए। जब खामोश हो गए तो फिर मैंने उनसे कहा कि हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आप मेरे जैसे बनना चाहते हो। मैंने कहा सिविल सर्विस क्वालिफाई करना चाह रहे हो तो मेरे जैसे बनना चाह रहे हो। तो मैंने कहा आप वो सवाल क्यों पूछ रहे हो जो मेरे जैसे बनने के बारे में नहीं है, आप वो सवाल पूछिए जो मेरे जैसे बनने के लिए है। तो फिर हमने करीब 1.5 घंटा उनको गाइड दिया कि UPSC के इम्तहान में क्या करना चाहिए, आंसर्स को कैसे करते हैं, मतलब जनरल स्टडीज़ के पेपर के लिए क्या करना चाहिए। तो वो सब उनको हमने समझाया। उसी क्लास में एक लड़का था शाह फैसल, नाम भी याद है सर आपको? क्योंकि वो IAS टॉपर बन गया था। अरे वाह। और वो दिन है और आज का दिन है कि हर साल UPSC एग्ज़ाम में 6 से लेके 12 बच्चे उस सिविल लिस्ट में आते हैं, जब वहाँ पे उसके पहले मुश्किल से कोई आता होगा। मतलब ये होता था कि 1984 बैच में 2 आ गए, तो उसके बाद मतलब 10 साल कोई नहीं आया, 15 साल कोई नहीं आया।
तो मतलब स्टेट के अंदर आई लोकल कश्मीरी ऑफिसर्स जो हैं मतलब 2-3 हुआ करते थे इससे पहले। उसके बाद मतलब एक आज मतलब पूरी की पूरी मतलब जैसे कहते हैं सैलाब आया हुआ तो एक उसी छोटी स्टेट जिसका पॉपुलेशन बेस करीब 1.5 करोड़ लोगों का है, वहाँ से हर साल 8, 10, 11, 12 बच्चे उनका क्वालिफाई करना सिविल सर्विस के लिए मायने रखता है। बिल्कुल। तो उससे क्या हुआ कि ये मतलब एक जो लिंकेजेस हैं वो बढ़ने लगे। तो जब तक आपका इमोशनल और इकोनॉमिक लिंकेजेस नहीं बनेंगे तब तक इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो इससे ये चीज़ें होने लगी। तो उससे क्या फ़र्क पड़ने लगा कि वहाँ की सोसाइटी में फिर कमिटमेंट होती है। अब अगर आपका एक आदमी मतलब गवर्नमेंट सर्विस में आता है तो उसके साथ उसकी फैमिली तो होती है, फिर वो शादी करेगा उसकी ससुराल की भी फैमिली होती है। तो अब एक आदमी नहीं होता है, वो मतलब 2-3 फैमिलीज उसमें अब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब उसके ब्रदर्स सिस्टर्स होंगे तो वो भी उनकी फैमिलीज भी वैसी हो जाएंगी। तो इट्स एक्चुअली क्वाइट अ बिग मतलब ग्रुप ऑफ पीपल इन सोसाइटी दैट यू ब्रिंग टुवर्ड्स यू। तो ये एक इमोशनल लिंकेजेस का एक बहुत बड़ा मतलब वो हुआ। जहाँ तक इकोनॉमिक का सवाल है, वहाँ पे टूरिज़्म प्रोवाइडेड अ बिग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि टूरिज़्म में सिर्फ होटल का नहीं होता, उसके साथ गाड़ी भी होती है, फिर ढाबा वाला भी होता है, होटल वाला भी होता है, रेस्टोरेंट्स भी होते हैं। अब आज जाइएगा श्रीनगर में आपको रेस्टोरेंट्स की भरमार मिलेगी। और मतलब इस हद तक कि सम ऑफ द बेस्ट फ्रेंच बेकरी फॉर एग्जांपल आपको वहाँ बुलेवार्ड पे मिलेगा। द शॉप इज़ कॉल्ड ले डिलीस। तो मैं जब गया वहाँ पर दुकान पे तो मैंने जब देखा तो एक कश्मीरी लड़का था, तो मैंने कहा कि ये सब कहाँ सीख के आया? कहता मैं पेरिस में सीख के आया। अरे वाह। तो मैंने कहा कि तुम्हारी वाइफ फ्रेंचमैन है? कहते हाँ। कहता मगर कुक मैं ही हूँ। अच्छा। तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब इनफॉर्मल सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़ी, और ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस। सर आपने बहुत अच्छी इंसाइट्स दी, क्योंकि हम बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कि इम्पैक्ट क्या हुआ है वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, और लाइफ कैसे चेंज हुई है। बट आपके बताने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि मतलब इट्स अ चेंज स्टेट ऑल टुगेदर, और बहुत कुछ है करने को वहाँ पे लोगों के लिए। अब द बिगेस्ट थिंग अबाउट J&K स्टेट इज दैट इट्स अ वेरी गुड ह्यूमन रिसोर्स। आपने कहा ना, तो उनको लैंग्वेज का बहुत अच्छा पकड़ है, और उनके स्किल्ड हैं उनके पास, वो बचपन से चाहते हैं कि हम कुछ करें। अब जैसे हमारे पुलिस फोर्स के अंदर मतलब हमारा आर्म कांस्टेबल जो है, उससे आप अंग्रेज़ी में जितना मर्जी काम करा लीजिए वो कर लेता था। उर्दू तो खैर बात ही और थी, मगर अंग्रेज़ी में भी ठीक ठाक काम कर लेता वो। तो उसको मतलब चीज़ें सिखाने में मुश्किल नहीं था। जैसे हम लोग कोई नया इक्विपमेंट लाएँ या कोई नई चीज़ें लेके आते थे तो दे यूज्ड टू पिक इट अप वेरी फास्ट एंड एट कांस्टेबल लेवल। ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। सर कुछ आगे बढ़ने से पहले मेरे कुछ 3-4 रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, आपसे रिलेटेड हैं ज़्यादा। तो सर आपके लिए सक्सेस क्या है? That's a tough question. Success is actually, in my opinion, something that is your objective. अगर आप के सामने आपने कोई ऑब्जेक्टिव रखा है और उसको आप अचीव करते हैं, दैट सक्सेस फॉर यू इज़ दैट। बट आई थिंक एक्चुअली सक्सेस इज हैप्पीनेस। यस सर। सर आपकी जर्नी एक शब्द में? इंटरेस्टिंग। ओके। आपकी लाइफ का सबसे टेरिफाइंग मोमेंट? टेरिफाइंग मोमेंट तो नहीं, एवरीथिंग विद ब्रेव हार्ट। नॉट ब्रेव हार्ट, इट्स मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। हाँ मतलब ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जब भी गोली चलती है तो दिल तो दहल जाता है मगर वो तो मतलब आए दिन होता था उस ज़माने में। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि दिस वाज अ टेरिफाइंग मोमेंट। अच्छा सर, अब आपने बहुत कुछ बताया सोशल वेलफेयर के लिए, है ना, कि आपने वहाँ के लिए क्या किया, यूथ के लिए क्या किया, और हमको पता है आपने रिटायरमेंट के बाद अब पूरा टाइम ही सोशल वेलफेयर पे लगा रहे हैं। तो ये आपकी सोशल वेलफेयर जर्नी शुरुआत जम्मू एंड कश्मीर से ही हुई थी, उनके यूथ से, या आपने कुछ और सोच रखा था? देखिए, आई बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन इन यूपी, उसका नाम तिलहर है। ओके। वो छोटा ज़रूर है मगर है बहुत पुराना। अच्छा। और हमारी फैमिली वहीं पे सेटल्ड थी। आजकल तो खैर मतलब हम लोग ज़्यादातर बाहर रहते हैं, मगर हाँ अभी है। तो वहाँ पे हम लोगों के कुछ चैरिटेबल स्कूल्स थे। अच्छा। तो बल्कि हैं। तो हमने उसी को टेकअप करके उसी को डेवलप किया है। तो हम लोगों ने एक तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया,
तो जब हमने वहाँ पे टेक ओवर किया था तो उसमें कोई 450-500 बच्चे थे, आज उसमें 1200 हैं। तो टोटल हम लोगों ने 3 स्कूल्स को मिला के करीब 2500 स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। और उसके साथ साथ जो हमने शुरू किया है, जो मेरा ज़्यादा इनिशिएटिव था, वो ये था कि हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करें। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ का बच्चा जो है वो पढ़ लिख के भी अगर अच्छा भी है तब भी वो हायर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको बाहर जाना होगा। तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई जो अफोर्ड कर सकते हो तो चली जाएंगे, मगर जो रह जाते हैं बच्चे तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो उसमें हमने फिर एक कंप्यूटर स्कूल खोला। ओके। तो हम लोग सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हैं कि वो उनको मतलब एक वो सर्टिफिकेशन हो जाए जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सकती है, जिसको हम लोग CCC कहते हैं। तो आज अगर कहीं पे अप्लाई करेंगे तो CCC का सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। फिर वहाँ पे हमने औरतों के लिए, और जो वहाँ पे बहुत पॉपुलर ट्रेड है वो है टेलरिंग का, तो वो हम लोगों ने टेलरिंग सेंटर खोला। हम स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, और स्कूल के बच्चे के जो बाहर के बच्चे हैं या औरतें हैं उनको, खास तौर से अगर औरतें हैं तो उनको स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं ये एक तरीके से। तो वो स्किल बन जाता है, तो वो लोग अपना एम्प्लॉयमेंट खुद कर सकते हैं, या तो किसी के लिए काम कर सकते हैं या छोटा मोटा अपना ही इंडस्ट्री खोल सकते हैं। मतलब ये कि जैसे अपने घर में ही 10 मशीनें डालनी तो उसी में फैब्रिकेशन काम शुरू कर दिया। उसके साथ साथ हमने एक एकेडमी शुरू करी है। उसमें ये कि जो लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, शुरू तो हमने फोर्सेस के लिए किया था, क्योंकि देहात का या छोटे शहर का बच्चा जो है वो वैसे तो हेल्दी होता है, मगर उसको मतलब रनिंग में 1500 मीटर अगर उसको 6 मिनट में ख़त्म करने हैं तो वो टाइमिंग कैसे करेगा। अब जब उनको कहा जाता है दौड़ लगाने के लिए तो वो पहले 200 मीटर में ठप हो जाते हैं, तो रेस ही कंप्लीट नहीं हो पाती। तो उनको टाइमिंग करना, ब्रीदिंग करना, पुशअप्स हैं, लॉन्ग जंप है, पुलअप्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो उनको ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि वो मतलब ये ट्रेनिंग के बगैर एक्चुअली होता नहीं। तो वो सब करवाते हैं। तो हमारा रिज़ल्ट भी अच्छा है। एक हमारा आर्मी का कमांडो भी सिलेक्ट हुआ, तो उसको हमने पोस्टर बॉय बनाया था। हमने कहा और भी बच्चे जो हैं वो कमांडो बने। सर तो अच्छा इंस्पिरेशन लेके तो अच्छा लगता है, दूसरों को भी लगता है कि अच्छा ये यहीं से निकला है, हमारे ही जगह से निकला है। मेरा एक बैचमेट है कस्टम्स में जो हमारे ही स्कूल के पढ़े हुए। अच्छा। तो मैं उनको भी ले गया था। मैंने कहा मैं तो उनको उतना नहीं इंस्पायर करूँगा, मगर आपको देख के बहुत इंस्पायर होंगे। तो ये एफर्ट है हमारा। हम लोग एक एग्रीकल्चर स्कूल के लिए कर रहे हैं, जिसमें मशीन्स हैं, फॉडर मेकिंग मशीन्स हैं, राइस मिल है, मोबाइल राइस मिल है, एनिमल हस्बेंड्री, गोट ब्रीडिंग है, एनिमल ब्रीडिंग है, उसके बारे में करना चाहते हैं, वेजिटेबल के बारे में। और मतलब अभी हमने एग्रीटेक के लिए कोशिश की थी कि उनको एग्रीटेक के लिए इंट्रोड्यूस करें, मगर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि समझाने में, नई चीज़ समझाने में वक्त लगता है। सर उसको एक्सेप्टेंस मिलने में भी बहुत टाइम लगता है, समझाएंगे फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे कि अच्छा हाँ इससे करके कुछ फ़ायदा भी होगा नहीं होगा। सो बट इतना कुछ आप यूथ के लिए कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है सर सुन के, क्योंकि और ये आप आज से नहीं कर रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर से करते आ रहे हैं। इतनी सारी स्टोरीज आपने बताई कि जो करी हैं। सर अब इससे थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। आपको एक अनसंग हीरो कहा जाता है 26/11 के लिए। मैंने बहुत कोशिश करी उसकी थोड़ी और डिटेल निकालूं, बट ज़्यादा तो अवेलेबल नहीं था। ऐसा क्या किया था जो आपको अनसंग हीरो कहा जाता है 26/11 के अटैक्स में? 26/11 की जो मतलब जब वो इंसिडेंट हुआ, हाँ जी, वो ऐसा हुआ था पहली दफ़े कि हमें एक ऐसा एविडेंस मिला जिसमें पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, लश्कर की लीडरशिप के हमें डायरेक्ट एविडेंस मिला था। मतलब उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स, वो ऑपरेशंस वहाँ से कैसे एग्जीक्यूट करा रहे थे। तो वो सब एविडेंस मिला ऑन द बेसिस, क्योंकि हमने उनके यहाँ पे जो वो कम्युनिकेशंस इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, उसके बीच में हमने अपने सिम कार्ड्स प्लांट किए थे। तो जैसे ही वो उनने वहाँ पे एक्शन शुरू किया, वो सिम कार्ड्स हमें पता थे नंबर्स क्या हैं, तो वो मॉनिटरिंग पे आ गए, तो हमें पूरा वो मिल गया था। अब ये कि प्लांट करना तो आपको पता ही है कि इट्स नॉट एन ईजी टास्क। बिल्कुल नहीं। ये तो है नहीं कि आपने जोमेटो पे ऑर्डर किया, उसने घंटी बजाई, उसने कहा ये लीजिए आपका सिम कार्ड है, तो ऐसा तो होता नहीं है। वो भी एक बड़े ट्रस्टेड चैनल से करते हैं प्रोसेस। तो उस ट्रस्टेड चैनल को हमें बनाने के लिए वो एक अपना एफर्ट बना कि हमने लोग उसमें मतलब कश्मीरी बॉयज़ को मोटिवेट किया, उनको उसमें उनके ऑर्गेनाइजेशन में प्लांट किया, उनके अंदर वो ट्रस्ट बिल्ड किया कि वो एलईटी लीडरशिप जो है वो हमारे लड़कों को ट्रस्ट करने लगे।
तो मतलब वो सोच रहे थे कि हम एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वो सब तो हमारे लोग हुआ करते थे। तो इस तरह से हमने वो एक किया था, जिसकी वजह से हम लोग को वो लेवरेज मिला। अब बहुत सारे लोगों ने उसमें इंटरव्यूज़ दिए, बहुत सारे लोग जो हैं टीवी पे आए और उन्होंने बहुत सारी उसमें बातें करी। तो और वो जो ग्राउंड पे थे ऑब्वियसली वो तो हीरोज़ हैं ही, क्योंकि उसको वो बड़ा मतलब ख़तरनाक इंसिडेंट था बहुत ज़्यादा। तो मुझे अनसंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रोल जो है वो उसके बारे में मैंने कभी बात नहीं की थी। तो उसका जब 10th एनिवर्सरी थी तो उसमें उस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल निकला था, जिसमें एक सीनियर IB ऑफिसर ने ये अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो असल में खेल जो है वो SM सहाय का था। तो तब वो बात निकली, तो तब से वो बात हुई। तो अभी करीब 10 साल के बाद वो उस पे पर्दा उठा। सर आपने जैसे कहा कि जब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि टेरिफाइंग मूवमेंट, तो आपने कहा है तो आए दिन गोलियां चलती रहती थी वहाँ पे, तो ऐसा नहीं लगता था कि दो फीलिंग्स रहती हैं? एक तो फीलिंग है कि नेचुरली आपकी देश के प्रति, अपनी सिक्योरिटी के प्रति, बट एक आपकी अपनी फैमिली के प्रति भी तो रहता होगा, डर तो रहता होगा थोड़ा बहुत। ये फैमिलीज़ तो हम लोग की वहाँ रह नहीं सकती थी, हम्म। तो वो तो खैर मतलब उस तरह से तो कोई डर था नहीं, मगर ये कि जिनकी फैमिलीज़ रहती थी उनको तो प्रॉब्लम थी। अब हम लोग की फैमिलीज़ भी जब विज़िट करने आती थी तो हम लोग को वो तो डर रहता ही था। आप कहीं भी जाएंगे, कहीं बाज़ार जाना है, कहीं जाना है, तो आपको ये तो रहता ही था कि पता नहीं किस वक्त कहाँ क्या इंसिडेंट हो जाए। तो वो फीलिंग तो रहती है। सर कोई ऐसा मोमेंट याद है जहाँ पे मतलब आपके भी रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये क्या है? या फर्स्ट टाइम जब आपने वहाँ पे खुद वो जिया, एक तो होता है कि मैं यहाँ से गया, आप 1987 में जब आप बने IPS ऑफिसर, उसके बाद जब आपकी वहाँ पे पोस्टिंग हुई, जब फर्स्ट टाइम आपने एक्सपीरियंस किया वो जो रियलिटी। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की नहीं, मगर मैं आपको एक मतलब एक इंसिडेंट के बारे में बताऊं कि 2004 में मैं DIG राजौरी था। अच्छा। तो जाड़े के दिन थे, मुझे याद है कि ठंड पड़ी हुई थी, तो धूप अच्छी निकली हुई थी। तो हम लोग के ऑफिसेज जो हैं वो मतलब लाइन से थे, एक लाइन में घर होते थे, पार्क था, उसके सामने ऑफिस थे। तो मैं निकलने जा रहा था, तो मैंने कहा कि मतलब पैदल ही निकलते थे ज़्यादातर। तो एक कोई साहब मिलने के लिए आ गए, एक SHO साहब थे, उनके साथ एक और साहब थे, उनसे कुछ काम था तो आ गए। तो मैं बैठ गया वहीं पे। तो पहले मैंने कहा कि अब चलते हैं और वहीं पे जाके बात करने। तो जो उनके साथ वो आदमी आया था उसने कहा कि नहीं सब यहाँ पे आए हैं तो यहीं बैठ के बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो यहीं बात कर लेते हैं। तो हम वहीं बैठ गए। तो उसने बात शुरू करी अपनी, और मैं कहा दिन के लगभग 11 बजे होंगे। तो उसने कहा कि आपके जब से आए हैं तब के यहाँ पे हालात जो हैं वो अच्छे हो गए हैं। वो आदत होती है लोगों की चपलूसी करने की, तो वो भी कहने लगा। तो मैंने कहा कि देखिए आज़म साहब, आपने पिछली दफ़े ये बात जब मुझसे कही थी ना, तो पुंछ में फिदाइन अटैक हो गया था, तो आप मेहरबानी करके ये मत कहा करें। ओके। उसने ये बात ख़त्म ही मैंने कही होगी और मेरे गेट के ऊपर गोलियाँ चली। अरे मैंने कहा कि अब क्या मुसीबत है। तो ऑब्वियसली मतलब सोचा कि अभी फायरिंग मेरे गेट के ऊपर, पहले तो मुझे लगा कि कोई मिसफायर हो गया, किसी से मतलब गोली दब गई वटेवर। तो फिर मेरा ड्राइवर था, वो मतलब खड़ा हुआ था गाड़ी के पास निकलने के लिए। तो उसने मुझे कहा कि सर राजू और शौकत को गोली मार दी। तब मुझे समझ में आ गया। मैंने लड़कों से कहा, मैंने कहा ये फिदाइन हमला है, सबसे पहले काम करो कि ऑफिस सबको कह दो और रेजिडेंसेस को अपने गेट्स और सब बंद कर दें। अब मोबाइल तो ज़माने में था नहीं, तो वायरलेस से फ़ोन से सबको कम्युनिकेट किया। फॉर्चुनेटली अब DM का भी घर वहीं पे था, SSP का भी घर वहीं पे था, उनके ऑफिस भी वहीं पे थे, तो उनने सब ने खड़ करके अपने वो बंद कर दिए। तो खैर हम लोग गेट खोल के निकले और मैंने अपने ड्राइवर से कहा, मैंने कहा इन दोनों को उठा के हॉस्पिटल पहुंचाओ। खैर उनका बचना मुश्किल ही था क्योंकि दोनों को सर में गोली आई। अरे। तो हम लोग गए। तो सबसे पहले तो वहाँ पे वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का ऑफिस था, तो खाली पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि इसको क्लियर करो रूम बाय रूम। हमने उसको क्लियर करके फिर सब दरवाजे बंद किए उनके कि बेस पे ना घुस जाए। फिर मैं अपने ऑफिस में गया। तो मुझे पता नहीं इंस्टिंक्टिवली लगा कि टारगेट तो मैं ही हूँ। तो मगर यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो हो सकता ऑफिस में गया हो। तो वहाँ मैं गया, तो फिर अगेन मैं गेट से नहीं घुसा, साइड गेट एक होता था, उससे घुस के छत पे चला गया।
तो क्या हुआ था कि जब वो लड़के को इवैक्यूएट कर रहे थे, उनने मेरे 2-3 PSOs को एडजेसेंट बिल्डिंग की छत पे खड़ा कर दिया था। तो मैं जब ऊपर छत पे गया तो मुझे फिर PSO ने दिखाना शुरू किया कि इधर है। वो ग्रेनेड देख के उसने कहा कि आप पीछे हटिए, तो फिर उसने ग्रेनेड फेंका वो बिल्डिंग के पास। तब वो भागा अपनी जगह छोड़ के। तो मेरा PSO था छत के ऊपर से, फिर उसने उसके ऊपर फायर किया। तो एक ही था? हाँ, एक ही था। That was the incident which I think where I think that it was the closest I ever came to. वैसे तो फायरिंग चलती है, एम्बुशेस होते थे, आप गए वहाँ मौके पे, बट ऐसा जो टारगेटेड था वो पहली बिल्कुल, दफा। मतलब शांति से बैठे हुए जब आप जा रहे हैं एम्बुशेस के लिए, तो वो तो अलग बात है, क्योंकि वहाँ पे आप फील्ड में जा रहे हैं, ये तो घर पे घुस के मारने वाली बात थी। और फिर अक्टूबर 2006 में एक फिदाइन हुआ था वहाँ स्टैंडर्ड होटल श्रीनगर, वहाँ पे भी मतलब काफ़ी नुकसान हमारा भी हुआ, और मगर ये कि दैट वाज क्वाइट अ क्लोज कॉल आल्सो। सर पता नहीं ये कब तक चलेगा ऐसा। अब तो बहुत फ़र्क हो गया बहुत, हाँ फ़र्क तो बहुत हो गया, मगर अभी भी रिसेंटली बहुत कुछ अभी एकदम से दोबारा सुनने को मिला था कि अच्छा काफ़ी सारे ऐसे अटैक हो रहे हैं, काफ़ी सारे टेररिस्ट जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू आ रहे हैं। पाकिस्तान अपनी खुराफात से बाज कभी ना जब तक कभी। नहीं आएगा तब तक ये बीच में करता रहेगा। ठीक है सर, हम तभी आप जैसे ऑफिसर्स हैं जो वहाँ बैठे हैं और लगे रहते हैं हमेशा हमारी सिक्योरिटी के लिए। सर क्योंकि आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रहे हैं और वहाँ पे आपने काफ़ी सालों तक काम करा है NS में, नेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज में। सो अभी मैंने रिसेंटली एक आपका आर्टिकल भी पढ़ा बांग्लादेश को ऊपर लेकर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी कंट्री के आसपास ये इंस्टेबिलिटी कैसे इतनी बिल्ड हो रही है। पहले श्रीलंका में इतनी इंस्टेबिलिटी बिल्ड हुई, नेपाल में हुई, अब फिर बांग्लादेश में हो रही है, और उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, साउथ एशिया मतलब एशियन कंट्रीज जनरली, और मतलब मेरे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ का भी ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, जैसे हम लोग कहते हैं यूथ बल्ज। तो मतलब यूथ पॉपुलेशन बिटवीन द एजेस ऑफ मतलब टीनेज टू 30-35 जो है वो इट्स ऑलमोस्ट 65% ऑफ द पॉपुलेशन। और जब इतना बड़ा यूथ पॉपुलेशन होता है तो टर्बुलेंस होनी ही होनी। अच्छा। अब उसके साथ अगर आपके एक कोई इकोनॉमिक डिफिसिट है, जैसे एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, इन्फ्लेशन के इश्यूज़ हैं, तो फिर वो और एक्सेजरेट हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं। कोलंबिया में एक स्टडी है, उसमें एक मारिया स्टीफन है और एक और लेडी, नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर 3.5% ऑफ द पॉपुलेशन सपोर्ट नॉन वायलेंट एजुटेशन, वो गवर्नमेंट को टॉपल कर सकता है। अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को लगता है कि जैसे मैस अपसर्ज होगा ना तब सिचुएशन ख़राब होती है। बहुत छोटे परसेंटेज लोगों को ये ज़रूरत होती है, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो न्यूट्रली रहती है, वो अपनी सेफ्टी देखती है, अपनी सेफ्टी देखती है। तो ये जो बात है, मतलब मैं वो नहीं ब्लेम करूँगा उस पॉपुलेशन को, बट ये कि ये एक स्टडी का मतलब की हुई है। और आप देखिए तो हमारे पूरे साउथ एशिया में, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, नेपाल हो, इस सब में ये पॉपुलेशन बेसिकली डेमोग्राफिक प्रोफाइल एक ही जैसा है। तो अब हम क्यों बचे? क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी है। तो आपको अपने जो एस्पिरेशंस हैं, आपके ग्रीवेंसेस हैं, उसके लिए वेंटिलेशन के लिए आपके पास एक रास्ता है, उसको इसका इजहार करने के लिए आपके पास एक रास्ता है, वो आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में करते हैं। आप स्टेट असेंबलीज में करते हैं, पार्लियामेंट में करते हैं, तभी आप देखिएगा कि वेरिंग रिजल्ट्स हैं। ठीक है ना। आज मतलब पार्लियामेंट इलेक्शन का रिजल्ट जो है, फिर वो स्टेट असेंबली में लोग सोचते हैं कि यार इस स्टेट के अंदर हमारी इतनी सीटें आ गई तो असेंबली भी हम जीत रहे हैं, फिर उसका रिजल्ट उल्टा निकलता है। रेप्लिकेट नहीं कर सकते आप उसको। तो आपके पास अब कोई मतलब एक फॉर्मूला नहीं रह गया, क्योंकि वो लोगों के एस्पिरेशंस हैं, वो अपने लीडरशिप से और किस लीडरशिप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो उसमें आ जाता है, फिर सिचुएशनल होता है। तो अगर उसको रेक्टिफाई कर दिया गया तो फिर उसके रिजल्ट्स अलग किस्म के बनते हैं। तो ये चीज़ें आप देखिएगा। प्रॉब्लम श्रीलंका के अंदर क्या हुई? तो प्रॉब्लम श्रीलंका के अंदर वही हुआ था। वहाँ पे भी जो एक रूल बना, उनकी पार्टी इलेक्ट हुई, वो थोड़ी सी ऑटोक्रेटिक हो गई, उसके ऊपर उनने फिर जो उनके इकोनॉमिक फेलियर हो गया,
कोविड की वजह से टूरिज्म ख़त्म हो गया, उनका वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से एग्रीकल्चर ठप हो गया, तो मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई, फूड शॉर्टेजेस होने लगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई। तो उसका रिजल्ट यही हुआ जो आपने देखा कि उन्होंने फिर प्रेसिडेंट पैलेस को स्टॉर्म करके प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर से लेके उनको जाके फिर किस कंट्री में से मलेशिया में जाके रेफ्यूज लेना पड़ा। तो ये चीज़ें हुई हैं। बांग्लादेश में भी सिचुएशन उसी किस्म की बनी। बांग्लादेश की प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग है। बांग्लादेश की प्रॉब्लम ये है कि बांग्लादेश मतलब पाकिस्तान का आइडिया बेसिकली ढाका से ओरिजिनेट हुआ था। अच्छा। 30 दिसंबर 1906 में वहाँ पे एक मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की मीटिंग हुई थी। उसमें मुस्लिम लीग बनाने का रेजोल्यूशन पास हुआ था, और वो इसलिए पास हुआ था कि वहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो मुस्लिम इलीट थी, जो नवाब थे और ताल्लुकदार वगैरह थे, जिसमें मतलब नवाब ढाका खुद और राजा महमूदाबाद और फिर कुछ और लोग भी थे, इनको ये लगा कि साहब अगर जिस दिन भी अंग्रेज़ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस मूवमेंट से एक तो ये इंडिकेशन मुझे लग गया था कि अंग्रेज़ को जाने ही जाने, ये तो बड़ा हो गया मूवमेंट, अब खतरे में। तो उनको ये लगा कि उन्होंने ये कहा कि साहब आपको अगर जाना, ये अगर आप जाएंगे तो ये हुकूमत आपने हमसे छीनी है तो हमें वापस करिएगा। अच्छा। तो लॉर्ड मिंटो जो उस वक्त वाइसरॉय थे, उन्होंने उनसे ये कहा कि साहब ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, मगर अगर आप मुस्लिम इंटरेस्ट लुक आफ्टर करना चाहते हैं तो आप पॉलिटिकल पार्टी बनाइए। इसलिए पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में होता है और 1906 में मुस्लिम लीग बनती है। और मुस्लिम लीग बेसिकली उन्हें अंग्रेज़ों के साथ ही काम किया था कि हम मतलब किसी तरीके से एक मुस्लिम नेशन या सेपरेट मुस्लिम होमलैंड या मुस्लिम इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेंगे। पाकिस्तान बनाने का आइडिया उस वक्त नहीं जन्मा था, मगर वो धीरे धीरे उसी तरफ जा रहा था। तो ये बेसिकली बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान बना, और वहाँ पे आप अगर हिस्ट्री में जाइए तो बहुत कत्लो गारत हुआ था, बहुत राइटिंग हुई थी, बहुत लोग मारे गए थे। मतलब इस हद तक कि गांधी जी ने जाके नौखाली में खुद भी जाके मतलब वहाँ कैंप किया और मतलब फास्ट ऑन टू डेथ किया था कि वह किसी तरीके से ये रुके। अब उनका एक वो पर्सनल इतना अपील थी, इतना इम्पैक्ट था कि उसका असर पड़ा, मगर वो थॉट कभी नहीं गया। तो एक तरीके से उसको हम लोग कहते हैं कि 1947 नैरेटिव। अच्छा। फिर क्योंकि पाकिस्तान की अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस थी, ये बंगाली जो पॉपुलेशन थी वो मेजॉरिटी में आ गई, उधर वेस्ट पाकिस्तान जो है वो पंजाबी डोमिनेटेड था, सिंधी डोमिनेटेड था, वो सीड करने को तैयार नहीं था। तो उस झगड़े में उन लोगों ने बंगालियों को दबाने की कोशिश करी। उस दबाने के चक्कर में क्या हुआ कि मतलब वहाँ पे वॉर ऑफ लिबरेशन हुई, मुक्ति बाहिनी खड़ी हुई। उस वॉर ऑफ लिबरेशन की वजह से बांग्लादेश स्टेट बन गया। वो 1971 का नैरेटिव। मगर बांग्लादेश के अंदर ये 47 और 1971 के नैरेटिव के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा। तो जब शेख हसीना आती थी तो 1971 नैरेटिव वाले लोग जो हावी हो जाते थे। जब वहाँ पे वो लोग मिलिट्री रूल आता था, जिन लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान को 75 में असैसिनेट किया था और बाद में उन्हीं ने रूल इस्टेब्लिश किया, उन्हीं की विडो हैं बेगम खालिदा जिया रहमान की विडो है। जिया रहमान वाज द मेन कॉन्स्पिरेटर फॉर किलिंग मुजीबुर रहमान। तो उस वक्त ये 47 का नैरेटिव शुरू हो जाता है। तो अब क्या हुआ कि शेख हसीना की हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि वो रिजर्वेशन उन्होंने किया, वो सेम भाई यूथ बल्ज, अनएम्प्लॉयमेंट, और फिर ये उनको ट्रिगर पॉइंट मिल गया, तो जिसकी वजह से मैस एजिटेशन हो गया। इसमें अपॉर्चुनिटी मिल गई जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट लोग थे, जैसे जमात इस्लामी हो गई, अंसारुल्लाह बंगला टीम हो गई, जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश हो गया। तो इन लोगों को मौका मिल गया। तो ये लोग अपने आप में तो शायद इलेक्शन कभी नहीं जीत पाएंगे, मगर ये सेंटिमेंट को विप अप करके और पब्लिक एजुटेशन, वही 3.5% वाली पॉपुलेशन का फॉर्मूला, वो ये कर सकते हैं। तो मगर जब आप इलेक्शन से कराएंगे तो उसका रिजल्ट जो है बल्कि उल्टा निकलेगा। तो भी तो 1-2 साल लगेंगे उनको इलेक्शन कराने में भी, जितने भी लगे, बट ये लोग जो ये सोच रहे हैं ना, ये वो उस वक्त नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। एजिटेशन करना इजी है ना, 3.5% ही चाहिए ना वहाँ पे, तो पॉपुलेशन को 50-60% आपकी वोटिंग करेंगे तो ये, और प्लस वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो जो आदमी है वो एजिटेशन करना, चीज़ों को गिराना जानता है, करके वहाँ पे बैठना जो है वो मुश्किल काम होता है। नहीं सर, उनकी तो वैसे भी बांग्लादेश की तो इकोनॉमी की तो बात नहीं, बट उन्होंने कुछ इंडस्ट्री ऐसी खड़ी कर दी थी जो दुनिया में, मतलब दुनिया में उनका लोहा मान चुके थे कि हाँ, मतलब टेक्सटाइल मतलब बांग्लादेश,
ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जो उन्होंने अपने बलबूते पे खड़ी करी थी। तो नहीं, दे वर डूइंग वेरी वेल। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो बांग्लादेश की सब कॉन्टिनेंट में सबसे अच्छी थी, बिल्कुल हमसे भी अच्छी थी। हाँ हाँ। तो मगर वही है, अब ये है कि जब तक उनकी इकोनॉमी मतलब सिचुएशन स्टेबलाइज नहीं करती है, इनकी इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं करती है, तो टफ डेज। सर बट उससे हमारी सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा? जैसे हम बात करते हैं कि अच्छा वहाँ से बहुत सारे रिफ्यूजीज हिंदुस्तान आ जाएंगे क्योंकि एजुटेशन। देखिए, रेफ्यूजी की उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। रेफ्यूजीज़ खैर आएंगे तो है ही, क्योंकि वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन के ऊपर काफ़ी दबाव हुआ है। बट ये कि ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि ईस्ट पाकिस्तान जो था वो पाकिस्तान ने शुरू से ही इस्तेमाल किया था नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए, और कुछ हद तक इंडिया में भी मतलब इस्लामिक रेडिकलाइजेशन फैलाने में। तो वो चीज़ जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स इतने पोरस हैं कि मतलब कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं कि मतलब एक घर का आंगन जो है वो हिंदुस्तान में और कमरे जो हैं वो बांग्लादेश में। रेलवे स्टेशन का एक प्लेटफॉर्म इंडिया में और दूसरा प्लेटफॉर्म बांग्लादेश में। तो ये सिचुएशन मतलब वहाँ पे मतलब है, तो उसको हम लोग बहुत आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दूसरा है कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का एक डायस्पोरा इंडिया में काफ़ी स्ट्रांग है, और ये हमें पता चला था कोविड के ज़माने में, जब वो ने अपने बांग्लादेशी पासपोर्ट्स निकाले और कहा कि हमें वापस भेज दो। थे तो सब इलीगल इमिग्रेंट। तो वो उस वक़्त ये इसका अंदाज़ा लगा था कि बांग्लादेशी यहाँ पे कितने। तो जो डायस्पोरा है उसके वो बहुत अच्छा चैनल बन जाता है। तभी आप देखेंगे कि पिछले दिनों में, अब तो खैर बहुत कुछ कंट्रोल में है, तो कि इवन इन सिटीज़ लाइक बेंगलोर देवर अंडरग्राउंड बम फैक्ट्रीज फाउंड। अच्छा जी। क्योंकि उनका गेम ये हमेशा रहेगा कि वो इंडिया के इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट करें, पॉलिटिकल टारगेट्स या इकोनॉमिक टारगेट्स। इकोनॉमिक टारगेट्स हिट करने में ये कि नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप बॉम्बे के अटैक ही याद कर लें। राइट। 6-7 दिन जो वो वहाँ पे जो चला, उसमें हमारे स्टॉक मार्केट में कितने लाख करोड़ रुपए गायब हो गए थे। तो वो भी उसको टारगेट करेंगे। मगर ये तो है क्योंकि हमारी पॉलिटी इस किस्म की है, हमारा फैब्रिक इस किस्म का, हमारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस इस तरह के हैं कि हमारे में वो रेजिलियंस है। 2-4 अटैक इधर उधर से बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मगर उनके यहाँ वो टोटल टर्मोइल हो जाता है। और पाकिस्तान में भी यही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी वही प्रॉब्लम आ रही है। वो इमरान खान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान की पॉपुलैरिटी रोज़ पर रोज़ बढ़ती चली जा रही है। तो वहाँ पे भी वो इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ तो खैर पॉलिटिकल कम और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा है, मगर वो भी डिफाई हो रहा है। सर बट अब तो पाकिस्तान में अफगानिस्तान भी एक बहुत बड़ी चैलेंज बनता जा रहा है उनके लिए। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान इज़ अ बिग चैलेंज। हाँ, हमसे ज़्यादा तो मतलब यदि हमारे पे फोकस कम कर दे, वो अफगानिस्तान में फोकस करे तो ज़्यादा अच्छा है उनके लिए। देयर इज़ अ बिब्लिकल सेइंग ना कि इफ़ यू सो द विंड यू विल रीप द वर्ल्ड विंड। तो उन्हें जो खुराफात करी, बिकॉज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो यही रही है कि साहब या तो हम एसिमेट्रिक वॉर करेंगे, एसिमेट्रिक इन अदर वर्ड मीन्स कि हम टेररिज्म फैलाएंगे, या हम फिर न्यूक्लियर वेपन हमारा रहेगा। तो उसमें वो मतलब उनका ब्लफ रहता है। तो सर बट जैसे आप नेशनल सिक्योरिटी आपने देखी काफ़ी साल तक, तो एज अ कंट्री जब आपके इतने सारे नेबर्स इतने डिस्टर्ब्ड हों, तो फ्रॉम अ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव कितना बड़ा चैलेंज है? हाँ, ये एज अ कंट्री हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, मगर बड़े होने का भी तो वही होता है ना। अब जितने बड़े होंगे उतने बड़े चैलेंजेस होंगे, उतने लंबे बॉर्डर्स होंगे, उतने आपके नेबर्स होंगे, तो चैलेंज रहेगा ही रहेगा। और प्लस आई थिंक मतलब हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट की प्रॉब्लम जो रही है पोस्ट पार्टीशन, वो क्योंकि डिवाइडेड नेशन है, तीन कंट्रीज़ तो एक ही कंट्री से बनी। बाकी भी मतलब एक टाइम पे इवन म्यांमार वाज पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, कोलंबो के अंदर भी ब्रिटिश रूल था। तो एक तरीके से वो एक पूरा कॉलोनियल ब्रिटिश रूल जो है उसके जो लेगेसी इश्यूज हैं वो हमें प्लेग करेंगे। वो हम लोगों को मतलब आई थिंक इट्स एन इवॉल्विंग प्रोसेस। बट हम तैयार हैं, हम फाइट करेंगे। और हम आई थिंक इंडिया जिस डायरेक्शन में हुआ, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इंडिया जो है 25 साल भी लास्ट करेगा। लोग कहते थे ये बात कि इसकी इतनी वेरिएशंस हैं, इतनी ज़बानें, इतने कल्चर्स हैं, इतनी जोग्राफीज़ हैं, इतने रिलीजन्स हैं, इतने डाइवर्स लोग हैं कि इकट्ठे नहीं रह सकते। मगर आई थिंक वी प्रूव्ड द होल वर्ल्ड रॉन्ग। सर वही हमने एक अपने लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया। आज हम कहाँ नहीं हैं दुनिया में, और हम क्या नहीं कर रहे। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, बिकॉज इट प्रोवाइड्स पॉलिटिकल इंटीग्रेशन।
बिल्कुल। और क्योंकि अब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई है और हमारे लिंकेजेस, इंटरस्टेट लिंकेजेस बहुत हैं, तो मतलब एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो अब फिर अलग होने का मतलब सवाल कम ही पैदा होता है। इवन नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, वो पीसफुल है, उनको भी अब नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं कितने सारे अब यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्रीज में हैं, बल्कि काफ़ी प्रॉस्पेरिटी तो उस वजह से भी आई है। इन स्टेट्स का बहुत बड़ा हाथ है सर, बहुत बड़ा हाथ है इन स्टेट्स का। और जैसे आपने कहा ना कि उस समय तो वेस्ट पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि हमारे नॉर्थ ईस्ट को अनस्टेबल बनाए, वो आज भी करेगा। आज भी करता है सर, मगर उतना नहीं। अब बांग्लादेश सिचुएशन से उनको मौका मिल जाएगा, सर, मगर वहाँ तक जाने में भी तो उनके लिए बहुत डिफिकल्टी है। हम नहीं, सोच पैदा कर सकते हैं। नहीं, उनके लिए वीज़ा रिजीम खोल दी गई है। अच्छा। ट्रेड शुरू हो गया फिर से, जो बांग्लादेश की सरकार कभी नहीं अलाउ करती थी। अच्छा। ट्रेड विद पाकिस्तान स्टार्टेड। अभी और बात है कि पाकिस्तान में नॉट हैव मच टू ट्रेड, बट नोशनल तो हो गया ना। एंड जो वीज़ाज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस था वो सब खोल दिए। अब वो धीरे धीरे वो मिलिट्री रिलेशंस वगैरह बनाना शुरू करेंगे, तो फिर द होल थिंग विल टर्न अगेन। सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दिस। और मतलब आपने जो किया है यूथ के लिए और जो कर रहे हैं अपने शहर में, अपने टाउन में, इन यूपी, सर वो हैट्स ऑफ है। एंड आई होप कि जो आपका एग्री टेक का जो अभी सपना है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाए और वहाँ पे सब लोग उसको क्विकली अडॉप्ट कर ले और एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री पैदा हो वहाँ पे। नहीं, हमारी कोशिश रहेगी, और आप जैसे लोग जो हैं हम अगर सपोर्ट करेंगे तो आई एम श्योर वी कैन इम्प्रूव थिंग्स देयर। थैंक यू साहिल सर फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। जम्मू एंड कश्मीर पे बात करी हमने, उसके यूथ पे बात करी कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उनको और कैसे लाइफ चेंज हुई है वहाँ की लास्ट 20-30 साल में। मैं खुद 13 साल पहले कश्मीर गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और आज जब जाते हैं लोग तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट माहौल मिलता है उनको। जैसे सर ने भी बताया था कि वहाँ की टूरिज़्म इंडस्ट्री कितनी ग्रो करी है। तो और जो वो कर रहे हैं ना यूथ के साथ, वो इतना इंटरेस्टिंग है और उन्होंने इतने इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लिए। तो मैं तो सबसे यही एक्सपेक्ट करूँगा आप सबसे भी कि आपको किसी को हेल्प करनी है ना, तो हमारे यूथ को हेल्प करनी है, उनको करनी है। और जो उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी कही कि हमारा यूथ चाहता है कि वो स्किल्ड हो, तो जो वो चाहता है उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो वो आगे ग्रो भी करेगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लेकर आते रहेंगे और नेक्स्ट वीक एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।